तो डिफेंड करने का अरविंद केजरीवाल का अपना तरीका, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनको दुनिया का हर नेता चोर लगता था, वो खुद नेता बन गए हैं। इसलिए अपने साथी की भ्रष्टाचार की बात को वो छुपा क्यों रहे हैं? नैतिकता के आधार पर वो मयंक गांधी का इस्तीफा क्यों नहीं ले लेते? इसी सवाल को हम उठाएंगे अपनी इस बहस के दौरान। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीषा अवस्थी हैं, जिन्होंने मयंक गांधी के खिलाफ पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। सुनीता गोदारा जी हैं, जो कि टीम अन्ना की मेंबर है, लेकिन ये आप पार्टी की मेंबर, आम आदमी पार्टी की मेंबर नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए कुर्सी हमने खाली रखी छोड़ी थी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जो कि अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता बताते हैं, उनको यहां पर आना था, लेकिन आखिरी मोमेंट पर वो नहीं आए क्योंकि उनके पास शायद डिफेंड करने के लिए कुछ था नहीं। हमारे साथ अमीन पटेल साहब हैं, जो कि विधायक है कांग्रेस के। हमारे साथ वीरेंद्र शाह साहब हैं, जो कि शिकायतकर्ता हैं, टीम अन्ना से जुड़े हैं, फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स एसोसिएशन के वो मेंबर हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीआर खैरनार साहब और आनंद गुप्ता जी, को एक बिल्डर है। हिलाल नकवी कांग्रेस के नेता हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। हमारे साथ अशोक प्रधान साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वीरेंद्र शाह, आपके पास आखिरकार क्या घोटाला किया मयंक गांधी ने? हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, मयंक गांधी ने एनजीओ के रूप पे रीमेकिंग ऑफ फेडरेशन खड़ा किया था उनके अंकल के साथ, और जो सेक्रेटरी के पद पे थे उन्होंने बड़े बड़े लोगों का नाम लेके, जैसे जस्टिस भगवती, नारायण मूर्ति, दीपक पारेख और काफी बड़े बड़े पॉलिटिशियन का उन्होंने पोस्टर्स डाले थे, सारे एसोसिएशन के नाम डाले थे। बाद में पता चला कि काफी लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि उनको बिना कोई सम्मति ले उनका नाम यूज करके उनको टेनेंट्स को ललचाना था, उनके पास से जगह छीननी थी, लैंडलॉर्ड के पास से जगह लेनी थी। ताज्जुब की बात तो यह है, उनके पास कोई लैंडलॉर्ड की या उनकी खुद की भी प्रॉपर्टी नहीं थी। सारे लैंडलॉर्ड भी उनके अगेंस्ट में थे। टेनेंट्स को बड़ी बड़ी वीडियो डिस्प्ले करके, बड़ी बड़ी फिल्मों दिखा के उनको ललचाया गया, उनको खाना पीना दिया गया, उनको कहा गया कि यहाँ पे सिंगापुर खड़ा होगा, यहाँ पे बड़ी बड़ी शंघाई जैसे इमारत खड़ी हो जाएगी, यहाँ पे ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा फॉरेन से बड़े बड़े लोगों को लाके बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल में डिनर पार्टी की गई। कहने का मतलब यह है, ये एनजीओ सिर्फ नाम के वास्ते एनजीओ था, लेकिन उनके पीछे उनकी खुद की रीमेकिंग के नाम से ही दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 3 या 4 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खड़ी कर दी। मतलब कमर्शियल बेनिफिट सारा उनकी प्राइवेट कंपनी जो उनके अंकल की, और मयंक गांधी खुद उनमें भी डायरेक्टर है, और उनके नाम पे कमर्शियल बेनिफिट का आरोप लग रहा है, क्योंकि एनजीओ एक नो प्रॉफिट नो लॉस का था, और लेकिन काम जो मिलता था वो फिर वो कमर्शियल एंगल से देखा गया था। तो ये कमर्शियल बेनिफिट था, लोगों को बेवकूफ बनाने का एक जरिया था। इसके लिए गवर्नमेंट की आंखें देर से खुली। शुरुआत में तो गवर्नमेंट के लोगों ने भी, एम्पावर कमेटी ने ये सारा प्रपोजल किस प्रकार से उनको अप्रूव दिया, फॉर्मल अप्रूव दिया, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट ही इसका जवाब दे सकती है। लेकिन शुरुआत में गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल को उनकी हरी झंडी दी गई थी। हरी झंडी दी गई थी, किस आधार पर हरी झंडी मिली थी अमित पटेल जी, और आपकी सरकार ने हरी झंडी कैसे दे दी थी? क्या घपला हुआ इसमें, अमीन पटेल साहब? देखिए दीपक चौरिया से जी, मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं एक बात आपको बताना, आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट आम आदमी के जो मकान है, जो टेनेंट है, जो भाड़े करू है, उनके साथ में है। रीडेवलपमेंट की जो पॉलिसी है वो 33(7), 33(9), 33(10) जो भी डीसीआर के प्रोविजन है, गवर्नमेंट ने उसको लाई है ताकि लोग जो 50 फुट और 100 फुट के घर में रहते हैं उनको बड़ा मकान दिया जाए। मगर जो हमारे दोस्त वीरेंद्र शाह ने जो बात कही है, मेरे पास हाई पावर कमेटी की मिनट्स है जो 3/4/2010 को हुई थी। उसमें मुंबई महानगर पालिका ने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया था और कहा था कि आप इसके अंदर टेनेंट के 70% इररिवोकेबल कंसर्न लेकर आइए, जब हम ये प्रपोजल आपको गवर्नमेंट को भेज सकते हैं। ये प्रोजेक्ट रुका रहा क्योंकि जैसा कि आपके चैनल से, आपके माध्यम से लोगों ने कहा
कि मयंक गांधी और उनके स्वर्गवासी चाचा ललित गांधी और उनकी टीम ने एक भी लोगों से माडा के प्रॉपर फॉर्मेट में 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर एक भी कंसर्न नहीं लिया। उन्होंने लोगों को खाने पे बुलाया, उन्होंने लोगों को कैलेंडर दिए, उन्होंने लोगों को डायरी दी, उसकी साइन ली है। ये मैं नहीं कहता हूं, आपके चैनल पे ही लोगों ने कहा है कि उन्होंने किस तरह से लोगों की साइन ली है। अगर कोई भी डेवलपर 33/7, 33/9, 33/10 जिसके अंदर डेवलपमेंट होता है, अगर उसको टेनेंट से कंसर्न लेने हैं, वो कंसर्न इररिवोकेबल कंसर्न है। अगर एक बार कोई कंसर्न दे देता है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके अंदर कि वो कंसर्न वापस नहीं लिया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। माडा का उसको क्लियरेंस मिलना चाहिए, जब जाके उसको हाई पावर कमेटी रिकमेंड करती है। मगर वो रिजेक्ट करने के बाद सुबोध कुमार ने जब म्युनिसिपल कमिश्नर बने, मैंने सुबोध कुमार को चिट्ठी लिखी है, वो भी मेरे पास इस वक्त मौजूद है, जिसके अंदर मैंने उन पे आरोप लगाया था, सुबोध कुमार जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे, कि आप डेवलपर से मिले हुए हो, अगर इनके पास 70% कंसर्न नहीं है तो आप गवर्नमेंट को इसको रिकमेंड कर ही नहीं सकते हो। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक भी दिन इस प्रोजेक्ट को कंसर्न या एलओआई नहीं दिया है। मगर मयंक गांधी और उनके तमाम साथी ये कहते फिरते थे कि हमारे पास कंसर्न है, जबकि उनके पास कोई कंसर्न नहीं था। और विदाउट कंसर्न गवर्नमेंट का अप्रूवल देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अमीन साहब, जब आपको ये पता था कि उनके पास कंसर्न नहीं है, तो आपने क्यों नहीं उनके खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज कराई पुलिस में? देखिए, ऐसा है कि जो मेरा काम है एज ए एमएलए, मैं अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा, मैं हमारे चीफ मिनिस्टर को बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या घोटाला हो रहा है। मेरे पास ये 15 सितंबर 2011 का लेटर है जो मैंने चीफ मिनिस्टर को लिखा था, सोनिया गांधी जी को लिखा था, हमारे वरिष्ठ नेताओं को लिखा था और बताया था कि सुबोध कुमार ये जो काम कर रहे हैं गलत है। मैंने सुबोध कुमार को चिट्ठी लिखी थी, उनको बताया था। जो मुंबई के दो सबसे बड़े न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको कवर किया था। ये पूरा काम सामने मैंने इसलिए लाया था कि ये मुंबई में इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था, शालिनी नायर ने उस आर्टिकल को लिखा था। उसको देखने के बाद मेरी आंखें खुली थी कि कुछ दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल आया था जिसमें लोग ग्रुप ऑफ कंपनीज को 1 लाख रुपया फाइन लगाया गया था, ताकि क्योंकि उन्होंने टाइम पर काम नहीं किया था। जब रिपोर्टर ने मयंक गांधी को फोन करके पूछा कि आपकी जो कंपनी है लोक ग्रुप, उसके अंदर 1 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है, तो मयंक गांधी ने यह कहा था कि मैं उस कंपनी से जुड़ा हुआ हूं, मगर मैं रोज के काम देखता नहीं हूं। उसके बाद उन्होंने ब्लॉग लिखा, ब्लॉग पे उन्होंने बताया कि ये कंपनी जो लोक ग्रुप की है वो फाइनेंशियल क्रंचिस में है, यानी कि फाइनेंशियल हालत उस कंपनी की ठीक नहीं है। उसके बाद में जब एलओआई की बात आई, जब हाई पावर कमेटी ने सोचा मुंबई महानगर पालिका में, आप जानते हो कि मुंबई महानगर पालिका में किसकी सत्ता है, वहां के कमिश्नर ने जब वो एलओआई देने की बात की, तो मयंक गांधी ने शालिनी नायर को इंटरव्यू में कहा इंडियन एक्सप्रेस में कि हम लोगों से कंसल्ट लेने जा रहे हैं। आप देखिए, एक थोड़े से टाइम के अंदर हिंदुस्तान टाइम्स में वो कहते हैं कि लोक ग्रुप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ब्लॉग पे लिखते हैं कि जो मेरी अंकल की कंपनी है वो फाइनेंशियल क्रंच में है। जब रीमेकिंग ऑफ मुंबई की बात आती है तो कहते हैं कि मैं लोगों से कंसल्ट लेने जा रहा हूं। लेकिन अमीन साहब, आपके मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी की अध्यक्षा को आपने चिट्ठी लिखी, तो आपकी सरकार ने क्या किया? नहीं, उसके लिए उस प्रोजेक्ट को फौरन बीएमसी को वापस कर दिया गया। आज तक रीमेकिंग ऑफ मुंबई लोक ग्रुप हाउसिंग को कोई भी परमिशन दी नहीं गई है, उनको कोई भी एलओआई नहीं दिया गया है। उनसे कहा गया है कि अगर कोई भी डेवलपर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, अगर कोई भी डेवलपर डेवलपमेंट करना चाहता है तो उसको वहां के लोगों का 70% कंसर्न लेके आना पड़ेगा। जब कोई भी कंपनी 70% कंसर्न टेनेंट के, जो वहां रहने वाले भाड़ी करो है, और कंसर्न के अंदर उनको कहां पर मकान मिलेगा, उनको कितना रेंट दिया जाएगा, उनको कितने टाइम में वापस लाया जाएगा, वो सब बात लिखे, वो उसका एक फॉर्मेट है। वो कंसर्न ऐसा नहीं कि मयंक गांधी जो चाहेंगे वो ले आएंगे। माडा ने उस कंसर्न को अप्रूव किया है। वो जब कंसर्न लेके आएंगे, जब रीमेकिंग ऑफ मुंबई के प्रपोजल को क्लियरेंस दिया जाएगा, उसके पहले कोई क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। रीमेकिंग ऑफ मुंबई के हाथ में कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए उनको
प्रपोजल को कंसीडर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अमीन पटेल साहब, क्या इसमें कोई फाइनेंशियल फायदा हुआ है मयंक गांधी को जी। या सिर्फ वो झूठे दावे और झूठे वादे करते रहे, ये आरोप उन पर लगा रहे हैं आप? नहीं, इसमें दो चीज है चौरसिया जी। इसमें एक चीज तो यह है कि उन्होंने लोगों के साथ में धोखा किया है विदाउट कंसर्न, उनकी मर्जी के बिगैर, उनका इरेवोकेबल स्टैंप ड्यूटी पे कंसर्न लिए बिगैर उन्होंने बीएमसी को प्रपोजल सबमिट किया है। लोगों को उन्होंने कुछ अंधेरे में रखा है, कुछ बात बताया नहीं है। अब जहां तक फाइनेंशियल की बात आती है, ये बात मैं आपको दावे के साथ नहीं बता सकता हूं कि इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में लोग ग्रुप ने कुछ पैसा लिया है, कुछ किया है, इसके मेरे पास दस्तावेज नहीं, इसलिए मैं उन पर ये आरोप नहीं लगा सकता हूं। मगर जितना रुपया इस प्रोजेक्ट पे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया है, जितने रुपए का उन्होंने लोगों को खाना खिलाया है, जितने रुपए से लोगों को अपने साथ में एंगेज किया है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही होती है। जबकि मयंक गांधी कहते हैं कि लोग ग्रुप ऑफ कंपनी फाइनेंशियल क्रंच के अंदर है और अगर वो कंपनी खर्च करती है तो जरूर कहीं न कहीं उनके इंटरनल कोई फाइनेंशियल डील हुई होगी। इंटरनल फाइनेंशियल डील हुई होगी। खैरनार साहब, आप बीएमसी को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, यहां पर दाल में कुछ काला था या इस प्रोजेक्ट में पूरी दाल ही काली थी? इस प्रोजेक्ट में पूरी दाल ही काली थी। जब तक जो शर्त है प्रोजेक्ट की वो पूरी नहीं होती है, तब तक उनको सम्मति मिलने का या प्रोजेक्ट पास होने का सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिए चर्चा खास महत्व की नहीं है। परंतु वीरेंद्र शाह ने जो कहा और अभी एमएलए ने जो भी कहा, इससे स्पष्ट होता है कि मयंक गांधी ये कोई ईमानदार आदमी नहीं है। या वही मयंक गांधी क्यों, जो केजरीवाल है या उनकी जो सभी लोग सहयोगी है वो सभी कलंकित है, दागी लोग है। अन्ना हजारे के साथ में ये कलंकित लोग इकट्ठे आए और उन्होंने एक तमाशा बनाया, नाटक बनाया कि वो देश का भ्रष्टाचार दूर करने वाले है। जब मयंक गांधी रियल इस्टेट में है तो रियल इस्टेट में आप मुझे बताएं कि कौन ईमानदार काम कर सकता है। रियल इस्टेट में जब तक आप ब्लैक का व्हाइट का काम नहीं करते हैं, ब्लैक का पैसा सभी सरकारी तंत्र को नहीं खिलाते हैं, तब तक आप प्रोजेक्ट कभी पास ही नहीं होगा। आनंद गुप्ता जी आपके बगल में बैठे हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। आनंद गुप्ता जी, आनंद गुप्ता जी, कि अगर मयंक गांधी रियल इस्टेट में है तो ईमानदारी का ये कर नहीं सकते। देखिए, मुझे ऐसा कहना है कि एक बहुत ही अनावश्यक विषय पर गॉसिप हो रही है नेशनल टीवी चैनल पर। जहां तक मैं जानता हूं मयंक गांधी को, वो एक रीजनेबली ऑनेस्ट और समझदार व्यक्ति है। सिर्फ उनसे गलती ये हुई है कि बिजनेस को छोड़कर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया है। और आज जो नेशनल चैनल पे ये जो बहस हो रही है उनके अगेंस्ट में, ये उसकी कॉस्ट भर रहे हैं। ये जो अमीन पटेल साहब ने कहा कि उनके पास कॉन्सेंट नहीं है, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉन्सेंट है शायद वो निश्चित तौर पे उनके पास नहीं है और इसीलिए कॉरपोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट ने उनको कोई परमिशन नहीं दी है। अच्छा, ये कहना कि उन्होंने किसी के साथ फ्रॉड किया है, ये एकदम नाइंसाफी है उनके साथ और एक ईमानदार व्यक्ति के खिलाफ। किसी व्यक्ति ने प्रयास किया इस देश के शहर को एक अच्छा बनाने के लिए, लोगों को एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और वो अनसक्सेसफुल रहा। दीपक चौरसिया जी, मयंक गांधी को ईमानदार बोल ही नहीं सकते। नहीं, देखिए, दीपक चौरसिया जी, मयंक गांधी जैसे आदमी को ईमानदार बोल ही नहीं सकते। मुझे बोलने दीजिए, आप बाद में बोलिए। ये दावे के साथ अमीन पटेल जी, आप मुझे बताइए। अमीन पटेल जी, नहीं, अमीन पटेल जी, आपके टर्म पे मैं नहीं बोला था, आप प्लीज मत बोलिए। मेरी बात सुनिए। नहीं, अमीन पटेल जी, आपने सर्टिफिकेट दे दिया मयंक गांधी को। आनंद गुप्ता जी, अमित पटेल जी को बोलने दीजिए। आनंद गुप्ता जी, अमित जी, आप एक नेशनल चैनल पे, अमित पटेल जी, आप एक नेशनल चैनल पे एक बेईमान आदमी को ईमानदार बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मयंक गांधी को मुझसे ज्यादा नहीं जान सकते। अमीन मैं पटेल जानता हूँ मयंक गांधी को। बताइए, मैं एक मिनट, आप मुझे बताइए। 22 साल से मैं एक मैं भी जानता हूँ ना, मैं एक नहीं, मैं 10 व्यक्ति को खड़ा कर सकता हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक नहीं, आप पहला मेरी बात सुनिए। आप अगर मयंक गांधी को ईमानदार बोलते हो, अरे आप मेरी बात तो सुनिए, जवाब दीजिए मेरी बात का। कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी ने वहां कोई काम नहीं किया। जब मयंक गांधी बेचारा काम करने को गया
तो उसके विरुद्ध आप ये सब शब्द यूज कर रहे हैं। ये किसी भी ढंग से एक सभ्य समाज में मान्य करने लायक से 22 साल में कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी ने वहां कोई काम नहीं किया। जब मयंक गांधी बेचारा काम करने को गया तो उसके विरुद्ध आप ये सब शब्द यूज कर रहे हैं। ये किसी भी ढंग से एक सभ्य समाज में मान्य करने लायक बात नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। किसी भी समाज, आपने 22 साल से आप उस एरिया के एमएलए हैं, आपने कौन सा डेवलपमेंट किया? मयंक गांधी के दोस्त, कौन सा डेवलपमेंट किया आपने? 22 साल हो गए आज, कौन सा डेवलपमेंट कर दिया आपने? मैं बता रहा हूँ। खैर ये बहस कहीं और जा रही है, मुंबई के डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रहे हैं हम बात ऐसी अरविंद केजरीवाल के इंटरनल लोकपाल की बात कर रहे हैं। और क्या है उनका लोकपाल, आइए पहले वो देखते हैं कि उनके लोकपाल के अंदर कितना गड़बड़ झाला है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। इंटरनल लोकपाल भी एक जोगपाल जैसा ही है। मेरे को नहीं लगता इंटरनल लोकपाल इससे ज्यादा कुछ कह सके, सिर्फ आम आदमी को परेशान कर सकते हैं। जब भी उसका जमीन जा रहा है वो बचाने के लिए वो सोशल एक्टिविस्ट बनिए और उसके माध्यम से वो सब एक्टिविटी चला के डैम के लिए विरोध करिए। ना ही कोई इसके ऊपर एक्शन हुआ, ना ही आम आदमी पार्टी तरफ से कोई डायलॉग आया, ना ही आपकी मैनेजमेंट, खुद की आम आदमी पार्टी की मैनेजमेंट 8 दिन के बाद भी एक ईमेल का जवाब देके ये नहीं बता रहा कि उनकी लोकपाल का ईमेल आईडी क्या है। ये वो लोग हैं जो पहले अरविंद केजरीवाल के मुरीद थे, फिर फरियादी बने और अब अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं कि कहां गया आम आदमी पार्टी का आंतरिक लोकपाल? आम आदमी पार्टी के सदस्यों के खिलाफ कहां खो गई जांच? आम आदमी पार्टी के इन ताकतवर सदस्यों को तो आप पहचानते ही होंगे। इन सब की हैसियत करोड़ों में है। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी का ऐलान होने से पहले ही लग चुके थे। फिर भी ईमान की राजनीति करने का दम भरने वाले अरविंद केजरीवाल ने तीनों को अपनी पार्टी में शामिल किया। खुद को ईमानदारी का सबसे बड़ा झंडा बरदार बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने तब ये भी ऐलान किया था कि आम आदमी पार्टी के सदस्यों पर लगने वाले आरोपों की जांच करने के लिए उन्होंने आंतरिक लोकपाल बना दिया है। और पहली बार ये पार्टी अपने लिए खुद अपना लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्त कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी का इंटरनल लोकपाल होगा। स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक लोकायुक्त होगा, डिस्ट्रिक्ट लोकायुक्त, और हर राज्य के अंदर एक एक स्टेट लोकायुक्त होगा। इसके अंदर रिटायर्ड जजेस और एमिनेंट लोग उस इलाके के रहने वाले होंगे। और अगर लोकपाल या लोकायुक्त को लगता है कि प्रथम दृष्टि में इसमें सीधे कोई भी नागरिक जाके वहां कंप्लेन कर सकता है किसी ऑफिस बेरर या एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स के खिलाफ, और अगर उनको लगता है कि प्राइमा फेसी एविडेंस बनता है तो उसको वो जो सजा सुनाएंगे वो सजा पार्टी को माननी पड़ेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकपाल का क्या हुआ, यही किसी को पता नहीं। आम आदमी पार्टी के सदस्यों पर आरोपों की भरमार के बाद जब इंडिया न्यूज ने आंतरिक लोकपाल को ढूंढना शुरू किया तो एक नई सच्चाई सामने आई। केजरीवाल ने जिन 3 लोगों को आंतरिक लोकपाल बनाया था उनमें से दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस AP शाह कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए। मुंबई हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस BH मारलापल्ले मिले नहीं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जसपाल सिंह ने साफ साफ कहा कि वो आंतरिक लोकपाल इसलिए नहीं बने क्योंकि वो अपनी साख को कटघरे में नहीं देख सकते थे। तो यहाँ तो निष्काम सेवा थी, कोई पैसे भी इन्वॉल्व नहीं थे, फीस नहीं इन्वॉल्व थी, बस एक हमारी अपनी इज्जत इन्वॉल्व थी। तो ये सोचा कि अभी से अगर यूं किसी ने भी उंगली उठाई है तो यूं क्यों उठाई है, तो कुछ थोड़ा सा वो हमें अच्छा नहीं लगा। तो कुछ नहीं, ये कहा मैंने 1-2 से सलाह भी की क्या है, और उन्होंने कहा नहीं साहब आप अपना पीपल हैव फेथ इन यू सो यू गो अहेड। फिर वो कुछ यही सोचा कि पीछे हट जाए तो शायद बेहतर है। अब आम आदमी पार्टी की वेबसाइट बता रही है कि आंतरिक लोकपाल के तौर पर झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस भगवती प्रसाद शर्मा और भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल रामदास काम कर रहे हैं। लेकिन ये किसके आरोपों की जांच कर रहे हैं, जांच का तरीका क्या है, इसके बारे में एडमिरल रामदास कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए।
जिन दिनों अरविंद केजरीवाल अन्ना को आगे करके जन लोकपाल आंदोलन चला रहे थे, उस वक्त तो वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। उनका सबसे बड़ा दावा यही था कि उन्होंने जो लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार किया है, उससे भ्रष्टाचार की जांच फटाफट होगी और भ्रष्टाचारी होंगे जेल में। लेकिन देश की 1.25 अरब आबादी के लिए दमदार लोकपाल बनाने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी छोटी सी पार्टी के लिए 5 महीने में भी ढंग का आंतरिक लोकपाल तक नहीं ला सके। उनके आंतरिक लोकपाल का जो ढांचा है, उसे देखकर तो समझ में ही नहीं आता कि ये आंतरिक लोकपाल है या अरविंद केजरीवाल का जोकपाल। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट बता रही है कि पार्टी का 2 सदस्यों वाला आंतरिक लोकपाल काम कर रहा है, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रशांत भूषण का कहना है कि आंतरिक लोकपाल अभी बन रहा है। नहीं, लोकपाल तो बन गया है, अभी उसका एग्जैक्ट प्रोसीजर सेट हुआ है। केजरीवाल साहब चाहते हैं कि देश का लोकपाल ऐसा हो जिसके पास कोई भी आदमी सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सके, लेकिन अपनी पार्टी के आंतरिक लोकपाल के लिए उन्होंने इससे बिल्कुल अलग नियम बना दिया है। उनकी पार्टी के किसी सदस्य के खिलाफ अगर शिकायत दर्ज करानी हो तो शिकायतकर्ता को आम आदमी पार्टी के सचिवालय को लिखित में शिकायत भेजनी होगी, वो भी एफिडेविट और सबूतों के साथ। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता को पार्टी के सचिव के सामने पेश होना होगा, अपना बयान दर्ज कराना होगा। फिर आम आदमी पार्टी का सचिव अपनी राय के साथ शिकायत को आंतरिक लोकपाल के पास भेजेगा। उसके बाद आंतरिक लोकपाल तय करेगा कि मामला जांच के काबिल है या नहीं। अब आगे आंतरिक लोकपाल की मर्जी, चाहे तो शिकायतों को खारिज करे या फिर कार्रवाई करे। आंतरिक लोकपाल के फैसले के खिलाफ कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। आंतरिक लोकपाल के पास शिकायत पहुंचने से पहले आम आदमी पार्टी का सचिव अपनी राय क्यों रखेगा? वो आंतरिक लोकपाल को गुमराह करने वाली राय नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है? और अगर कोई आम आदमी पार्टी के सचिव के खिलाफ ही शिकायत दर्ज कराना चाहे तो क्या होगा केजरीवाल साहब? क्या आपकी पार्टी का सचिव अपने ही खिलाफ जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा? आम आदमी पार्टी के सचिव के पास जो शिकायतें पहुंचेंगी, वो सचिव के पास कितने दिनों तक अटकी रहेंगी, इसका ब्यौरा केजरीवाल या उनकी पार्टी ने किसी को नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी का सचिव आंतरिक लोकपाल को जो शिकायतें भेजेगा, उनकी जांच कितने दिनों में पूरी होगी, ये भी अबूझ पहेली है। अब समझ में नहीं आता केजरीवाल साहब कि आपने अनजाने में अपनी पार्टी के लिए ऐसा उलझा हुआ आंतरिक लोकपाल बनाया है या फिर जानबूझकर कि आंतरिक लोकपाल से पार्टी की ईमानदार छवि भी बनी रहेगी और पार्टी के सदस्यों का कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, क्योंकि आंतरिक लोकपाल तो बस हाथी के दांत जैसा है, जिसका इस्तेमाल खाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ दिखाने के लिए ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो लोकपाल है अरविंद केजरीवाल का जोकपाल। अशोक प्रधान जी, हिलाल नकवी जी बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल सुनीता जी आपसे, आप मैराथन धाविका रही हैं और ये मैराथन लोकपाल है। अशोक प्रधान जी, हिलाल नकवी जैसे नेताओं को सिखाते रहे कि करप्शन छोड़ दो, लेकिन जब अपनी बात आई तो बिल में चुपके बैठे हुए हैं। अवधेश जी के बगल की कुर्सी खाली है आम आदमी पार्टी की। देखिए, ऐसा है, मैं मैराथन एशियन चैंपियन हूं और कोई भी जब लंबी चीज चलती है, अगर अच्छे के लिए चलती है, उसको आप मैराथन से तुलना करें तो बेहतर रहेगा। लेकिन प्रोसीजर चल रही है। नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि ये हो क्या रहा है। अभी पार्टी बनी नहीं, अभी पार्टी जीती नहीं, उसके पहले ही बखिया उधेड़ी जा रही है। इससे बेहतर तो अरविंद केजरीवाल क्रांतिकारी बहुत अच्छा था, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा हुआ है। इस समय के साथ ही है ये पार्टी के नहीं, आपके क्रांति के समय के साथ। वही मैं कह रही हूँ कि क्रांतिकारी जब तक था तो मुझे इसकी हर बात अच्छी लगती है, लेकिन ये सब जो हो रहा है ना, ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि पार्टी बना ली। पार्टी बना ली। अशोक प्रधान जी, बहुत देर से बैठे हुए हैं आप। अरविंद केजरीवाल, कितनी बार उन्होंने सिखाया नितिन गडकरी भ्रष्ट हैं, फलाने भ्रष्ट हैं, ढिकाने भ्रष्ट हैं, और जो महिला अंजलि दमानिया नितिन गडकरी जी पर आरोप लगा रही थी, उनके ऊपर ही भ्रष्टाचार के मामले अब निकल निकल कर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपक जी, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान है और ऐसी पब्लिसिटी इकट्ठा करना बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आदमी स्वयं अपनी गिरेबान में झांक के ना देखे, जिस ढंग से आज मैंने सारी बहस सुनी है ये, और मैं बहुत ध्यान से बहस सुन रहा था, तो मुझे लगता है कि जितने दावे इन्होंने पेश किए वो सारे दावे खोखले थे और वो स्वयं ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं। जो मैंने अभी देखा है लोक ग्रुप हाउसिंग वाला मामला,
उसमें तो सीधे सीधे वहां की सरकार तो जिम्मेवार है ही महाराष्ट्र की, लेकिन उसके साथ साथ दोनों की मिली भगत है। ये जो मेनका गांधी जी हैं या उनके चाचा जी हैं, वो भी साथ जुड़े हुए हैं, और इन दोनों ने मिलकर, वहां की सरकार ने और इन्होंने मिलकर वहां घपला किया है। ये इतना बड़ा जो घपला हुआ है, ये बहुत बड़ा घपला है। और मैं ये समझता हूँ दीपक चौरसिया जी, दीपक चौरसिया जी, इसमें मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। सरकार ने चीरा बाजार के रीडेवलपमेंट के लिए कोई सम्मति नहीं दी है। ये मयंक गांधी लोगों को कहते हैं कि हमारे पास पटेल साहब अगर सम्मति नहीं दी होती तो ये इसके ऊपर एक्शन होता। अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये पेपर अभी तक मयंक गांधी बाहर क्यों घूम रहे हैं? इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया आपने सरकार ने? इनका प्रपोजल और इन्होंने प्रोजेक्ट कैसे शुरू कर दिया? इन्होंने जो कुछ इन्होंने एक्सेप्ट नहीं हुआ है प्रधान साहब, उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ है उनके पास लोगों के। और लगता है संपर्क हमारा हिलाल और उन दोनों से टूट गया है। अवधेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक पुरानी कहावत है कि अगर आप एक उंगली किसी पर उठाएं तो 4 उंगलियां अपनी तरफ आती है। क्या केजरीवाल को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए? नहीं जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप जो ये कार्यक्रम चला रहे हैं, इसका अर्थ आपने एक बड़ा मानक बना लिया था कि अन्ना अभियान में जुड़े हुए लोग सीधे सत्य हरिश्चंद्र के वंश से निकल करके और धरती पर अवतरित हुए हैं। सर, देश ये समझ रहा था, ऐसा देश को समझाया जा रहा था और हम सब समझा रहे थे। देखिए, जब माया उत्पन्न होता है ना, तो माया में सत्य हमेशा ओझल हो जाता है। इसलिए वो माया के पीछे के सत्य को ढूंढना पड़ता है, तो वो थोड़ा थोड़ा वो माया के पीछे का सच आ रहा है। मैं पहले तो सुनीता गोदारा जी को प्रणाम करते हुए क्षमा चाहूंगा कि जब भी मेरा आमना सामना होता है तो बड़ी विचित्र संयोग से कभी हम लोग मिलते ही नहीं है विचारों पर। मैंने आपके ही कार्यक्रम में कहा था कि एनजीओ का प्राण जो है केवल फंड और प्रोजेक्ट में बना रहता है। आप ये सोचिए दीपक जी कि समाज सेवा कभी व्यवसाय नहीं हो सकता है, और एनजीओ भले कुछ अच्छा काम करते होंगे, लेकिन उसका पूरा ढांचा आप देख लीजिए। मयंक गांधी का एक कंपनी का ढांचा बन के एनजीओ काम करता है। मैं जितना जानता हूं, कोई एनजीओ, चाहे हमारे मित्र जितने यहां बैठे वो भी क्षमा करेंगे, कोई एनजीओ अपना अकाउंट 100% ईमानदारी से बना ही नहीं सकता है, क्योंकि ये व्यवसाय है कि आप हमारे प्रोजेक्ट को लेकर समाज का काम करो, उसमें से आप बचत करो। तो बचत के नाम पर 50 घपले होते हैं। तो इनसे ईमानदारी की उम्मीद करना वैसे ही है जैसे कि रेगिस्तान में जो है ठंडी हवा की, ठंडे पानी की उम्मीद करना और चंद्रमा से सूरज की रोशनी की उम्मीद करना। और पहली बात तो आप एनजीओ के नाम को इतना ऐसा मत करिए। ये तो अरविंद केजरीवाल ने बदनाम कर दिया है। ये तो अरविंद केजरीवाल ने बदनाम कर दिया। नहीं, ऐसा है कि मेरे साथी देश में हजारों एनजीओ चला रहे हैं। मैं आपको कुछ एनजीओ दिखाती हूँ जो अच्छा काम कर रही हैं। कल ही चलिए। अब मैं आ रहा हूँ ना, हो सकता है, संभव है कुछ एनजीओ अच्छा काम कर सकते हैं, एक ताने मारे लेकिन उनका मूलाधार जो है ना, उनकी जड़ जो है वही काले कर्मों के आधार पर खड़ी है। इसलिए वो वैसा ही है जैसे चोरों के जो है। मेरे पास एक और खुलासा वो वैसा ही है। अन्ना हजारे के टाइम पर जो चंदा जुटाया गया जैसे चोरों के समाज में, चोरों के समाज में भी 2-4 ईमानदार खड़े हो जाएं, वो वैसा ही है। मैंने 20 साल के अपने अनुभव के आधार पर एनजीओ के बारे में टिप्पणी की है, लेकिन ये जो घटना है दीपक जी, इसका आयाम इससे बहुत बाहर है। एक बात बताइए मुझे, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप ये कहेंगे अगर कोई वरिष्ठ नहीं, कुछ पत्रकार बिक जाते हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि सारे पत्रकार बिक जाते हैं? अगर 2-4 एनजीओ चोरी करती हैं या जितनी भी एनजीओ चोरी करती हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि सारी एनजीओ चोर हैं? अगर बहुत सारे नेता चोरी कर रहे हैं, तो क्या आप सारे नेताओं को कह देंगे कि खराब हैं, कोई अच्छा नहीं है? देखिए, हर फील्ड में खराब और अच्छे दोनों तरह के लोग होते हैं। मैं जानता हूं कि एनजीओ पर उंगली दबाना वो सबसे जो है जो जख्म है उससे लोग। हिलाल जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। जो लोग सेवा से करते हैं वो सेवा से करते हैं। ऐसा है कि मैंने अपने जीवन में वैसे तो कुछ धार्मिक संस्थाएं भी हैं। देखिए, मैं उन एनजीओ की बात कर रहा हूं। देखिए, भारत में कोई भी समाज का काम करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन उसी कानून के तहत करना पड़ेगा, लेकिन जो आधुनिक पद्धति से रजिस्टर्ड एनजीओ हैं, उनमें मैंने अपने पत्रकारिता और सार्वजनिक जीवन में
कोई भी एनजीओ नहीं देखा है जिसका खाता 100% इसका मतलब आप पूरा हिंदुस्तान नहीं घूमे हुए हो, जो अच्छी एनजीओ काम कर रही है हो उनको जाके सकता है। देखो। अरविंद केजरीवाल तो घूमे थे ना, उन्होंने क्या किया, पार्टी बना दी। आप अरविंद केजरीवाल के जवाब दीजिए। दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, देखिए ऐसा है कि ये जो घटना आज आई है ना, और पहले वो क्या है, वो उन सारे देशवासियों के लिए जो प्रभावी वर्ग के व्यापक भ्रष्टाचार में उम्मीद की किरण तलाश रहे थे, उनके लिए असाधारण आघात है। दूसरा, वे सारे नौजवान जिन्होंने अन्ना अभियान को आपके और मेरे, उन सारे देशवासियों के लिए जो प्रभावी वर्ग के व्यापक भ्रष्टाचार में उम्मीद की किरण तलाश रहे थे, उनके लिए असाधारण आघात है। दूसरा, वे सारे नौजवान जिन्होंने अन्ना अभियान को आपके और मेरे जैसे पत्रकारों के अनपेक्षित और अति कवरेज के कारण एक बदलाव की उम्मीद पाल ली थी और उसकी परिणति से निराश हुए, उनके लिए सन्निपात की स्थिति है। और आम भारतीय नागरिक जो अभी भी तलाश रहा था कि कहीं कुछ अच्छा हो, जिसकी भावना यह हो गई है कि कोई ईमानदार है ही नहीं, केवल मुखौटा बना हुआ है, उसकी ये बात जो है इससे 100% प्रमाणित होती पहली है। बात तो मैं और ये इन कहूं, तीनों को अगर आप मिला लीजिए तो हमारे देश का सामूहिक मनोविज्ञान इस समय निरुत्साह का, नाउम्मीदी का है। और कवि पास ने कहा है कि सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना। किसी देश का समूह यह हो जाए कि वो निराशा अंधकार में है, वो समूह हो जाए कि उसके पास उम्मीद के सपने खत्म हो जाए। इस सपने को किसने मारा? अरविंद केजरीवाल ने। इस सपने को किसने मारा? अरविंद केजरीवाल ने। आंदोलन में अगर आप ये कहो कि 7 जनों ने पार्टी बना ली, मैं पार्टी की बात कर रही हूँ, 7 जनों ने, देखिए, नहीं, मैं किसी व्यक्ति पर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन अगर हम आंदोलन का झंडा उठा के चलते हैं तो गांधी जी की बात करते हैं अरविंद हमारे मित्र, लेकिन मैं ये कहूंगा कि गांधी जी ने कहा कि अपने साथ एक एक सत्याग्रहियों की पृष्ठभूमि, उसकी पूरी जानकारी हो, तभी सत्याग्रह में आगे बढ़ो। अन्ना ने भी इसलिए यही कहा था। हमारी गलती है कि हम ऐसे लोगों के साथ चलते हैं जिनके घर खुद शीशे के बने हुए हैं। पहली बात तो अन्ना अभी भी ये कहते हैं कि जब आंदोलन होते हैं, आंदोलन में जो लोग जुड़ते हैं, एक जवाब दीजिए। अन्ना आंदोलन के बाद जो चंदा इकट्ठा हुआ था उसका क्या हुआ? कि ये हमारे आपके बीच यही वाक युद्ध होगा। मैंने इनको सादर प्रणाम किया था पहले यहाँ पे। अवधेश जी, मैं एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। एक मिनट सुनीता जी, सवाल मेरा बड़ा सीधा है। जो अन्ना हजारे मूवमेंट के टाइम पर चंदा इकट्ठा हुआ था आम आदमी की जेब से, उसका क्या हुआ? इंक्वायरी कर लो। हम कौन होते इंक्वायरी करने वाले? चंदा आपने इकट्ठा किया था। देखिए, चंदा जहां पर भी इकट्ठा हुआ, वहां पर जिस तरह से इतने बड़े बड़े आंदोलन के इंतजाम हुए, उसमें जो भी खर्चा हुआ, ना तो हमने उसको, देखिए हम आंदोलन में विचारधारा से जुड़े हुए थे। अरे आप तो पारदर्शिता की बात करते थे। हाँ, ये साधारण भ्रष्टाचार नहीं है, यही प्रॉब्लम है। लोगों ने देश में भ्रष्टाचार, मैं भी चिल्ला सकती हूँ, यही प्रॉब्लम है इस देश में। बड़े बड़े देश में सब लुटाई हो रही है, किसी को चिंता नहीं। अवधेश चिल्लाएंगे तो मैं भी चिल्ला सकती हूँ। जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। उस चंदे का क्या हुआ? उस चंदे का हिसाब क्या है जो आपने रामलीला मैदान में आम आदमी से इकट्ठा किया था? उस चंदे का हिसाब क्या है? आम आदमी किस वेबसाइट पर डाला? हाँ ठीक है, किस वेबसाइट पर डाला? ठीक है बताइए। मैं देखिए पैरवी किसी की नहीं कर रही हूँ। पहली बात तो चंदे में अगर जो भी पैसा इकट्ठा हुआ था, कितना पैसा इकट्ठा हुआ? 2.5 करोड़ हुआ होगा। 2.5 करोड़ होता क्या है? यहाँ तो 50-50 हजार करोड़ की लूट हो रही है। 2.5 करोड़ तो बहुत सारे जो 10-10 साल से आंदोलन कर रहे हैं, उनके पास 2.5 करोड़ प्रॉब्लम ये है, अगर आपने हम लोगों को 2.5 लाख और 2.5 हम अगर मुद्दे की बात करें, करनी पड़ती है। देखिए मुद्दे की बात करें, हम लोगों का भी योगदान है। हमने इतना प्रचार किया, मैं मानती हूँ, चारों तरफ से पैसे का बरसात होने लगी। इतनी विश्वसनीयता हमने प्रदान कर दी, जिसको आप मूवमेंट करते हैं। मैंने पिछले दिनों भी कहा कि वो किसी भी कसौटी पर आंदोलन नहीं था, वो तो एक इवेंट था। उसको तो एक जलसा बना करके मैनेजमेंट का जवाब दे दीजिए। चंदे का क्या हुआ? चंदे का क्या हुआ? मुझे क्या मालूम क्या हुआ? किसको मालूम है? किसको मालूम है? ओके, अब मैं बताऊं। अरविंद केजरीवाल को मालूम है? अगर आप, तो किसको मालूम चंदे का क्या हुआ? मैं बताती हूँ। अगर आप मुझे किसी की पैरवी करने वाला ना समझें तो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े सोशल इवेंट्स करती हूँ। जब कुछ पैसा इकट्ठा होता है, और मैं मानती हूं कि 2.5 करोड़ ऐसे प्रोग्राम, जितने बड़े स्टेज लगते थे, जितनी जनता आती थी, उनको जो भी कुछ उनके ऊपर खर्च होता था, रामलीला मैदान 10-10 दिन तक वो होता था, हायर किया जाता था,
उसमें 2.5 करोड़ कुछ भी नहीं था। लेकिन का मैग्नीट्यूड प्रॉब्लम ये है कि बड़े बड़े स्कैम हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं करेगा। अरे जनता के चंदे का क्या हुआ सुनीता जी? स्कैम पर क्यों जा रही है? स्कैम के लिए तो ये राजा जेल में गए। आज में से कौन जेल जाएगा ये बताइए? जनता ने दिया ना, जनता ही संभालेगी। 2.5 लाख आपको लोगों को नहीं, जनता की तरफ से हम पूछ रहे हैं। बोलो मत, आप तो बोलो मत। फिलहाल जी आपको कह रही है बोलना शुरू किया ना तो आप ऐसे चुप हो जाओगे। मैंने क्यों नहीं बोले? फॉर गॉड सेक, जनता ने दिया था, जनता संभालेगी। अरे तो पैसा किसके पास है? पैसा किसके पास है? वो ताला लगाने ये तो बताइए, पैसा किसके पास है? वो अरे पैसा तो पीसीआरएफ में जाता था। ये तो अरविंद केजरीवाल का, वो तो पार्टी बन गई। अन्ना के आंदोलन का पैसा उनकी पार्टी में क्यों जाएगा? अन्ना ने मना कर दिया। देखिए, अगर आप अन्ना की बात कर रहे हैं और आंदोलन की बात कर रहे हैं तो जितनी सक्सेस हुई है ना इस आंदोलन में, ये जो अभी ऑर्डिनेंस पास वो हुआ तो है, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने करा है। वो तो कह रहे हैं आपने खुद ने कहा एंटी रेप लॉ जो पास हुआ है वो इस आंदोलन की खुशबू से हुआ। कुछ नहीं था, जो लोग सड़कों पे आए का कुछ नहीं था, अरविंद केजरीवाल के मैनेजमेंट के कारण सक्सेसफुल। आपने कहा था ये बात, मैंने ये कहा था कि अरविंद एक बहुत अच्छा मैनेजर था। आपने जिसने हाँ जिसके कारण ये आंदोलन सक्सेस हुआ। नहीं, इसीलिए देखिए आपने इसीलिए पीसीआरएफ अन्ना की अगर छवि नहीं होती इस आंदोलन में तो इस आंदोलन की शायद इतनी बड़ी छवि नहीं बनती। तो मतलब अन्ना मुख नहीं मुखौटा थे, अन्ना मुख नहीं, he was not the face, he was the mask। यही तो प्रॉब्लम है आप लोग के साथ। अन्ना एक विचारधारा है, वो आज भी विचारधारा है। अगर उनके विचारधारा पे विचारधारा से क्यों अलग हो गए? तो सारे विचारधारा से क्यों अलग हो गए? मेरा वो अरविंद जाने भाई आपने पब्लिक का जो पैसा इकट्ठा किया सुनीता जी, उसका हिसाब जानना चाहते हैं। यही तो जो आप कह रहे हैं ऐसा करो पीसीआरएफ पे सीबीआई लगा दो, अन्ना की विचारधारा का ही प्रोडक्ट है अरविंद केजरीवाल। पता चल जाएगा अन्ना की इस विचारधारा के ही प्रोडक्ट है अरविंद केजरीवाल। आराम से अभी इनकम टैक्स कमिश्नर, सीबीआई और पता नहीं कांग्रेस तो बहुत कुछ कर सकती है, वो सब कर ले। होगा मैडम, टाइम पे सब होगा। बस तो इसलिए उसमें जाने की वो तो हम तो कर नहीं सकते, हम वो नहीं कर सकते, इसलिए हम क्यों बोले। लेकिन आंदोलन की बुराई मत करना, बस ये मैं कह रही हूँ। आंदोलन ये आपके लिए आंदोलन की बुराई मत करिए आप प्लीज। आंदोलन की बुराई नहीं, बुरा लग जाएगा सुनीता जी। देखिए मैंने पार्टी बन गई वो ठीक था, उससे बुरा नहीं लगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, उससे बुरा नहीं लगा, लेकिन आप बुराई करेंगे तो सुनीता जी को बुरा लगेगा। देखिए पार्टी तो बननी नहीं चाहिए कि हमारा इनका हमेशा टकराव का ही हो जाता है, उसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिस एक साधारण अनशन अभियान को या आंदोलन कह रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए कि एक व्यक्ति कहीं अनशन पर बैठ जाए और उससे आंदोलन हो जाए, तब तो आंदोलन से आसान कोई काम ही नहीं हो सकता है। मैंने पहले भी कहा है कि वो एक इवेंट मैनेजमेंट का प्रदर्शन था कि जिसमें कि अच्छे स्टेज, अच्छे साउंड सिस्टम, एक सेलिब्रिटी, कुछ आइकन्स खड़ा करो और फिर कुछ निश्चित समय तक रखो और फिर उसको खत्म कर दो। ये पांचों दौर के जो अनशन था वो जलसे का एक प्रारूप था। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आंदोलन उसी प्रकार से होता है जैसे गरीब के पास पहले मक्के की रोटी और सरसों का साग होता था, लेकिन जैसे ही उसको 5 स्टार ने छू दिया वो निकल गया। तो अरविंद केजरीवाल के आंदोलन ने, अरविंद केजरीवाल के उस अभियान ने इवेंट मैनेजमेंट के कारण उस मक्के की रोटी और सरसों के साग रूपी आंदोलन को ऐसा इवेंट बना दिया है कि अब आंदोलन करना कठिन हो गया है साधारण लोगों के लिए। और देश भर में आंदोलनकारी इससे हताश और निराश है। उस अभियान ने सबसे ज्यादा किसी को क्षति पहुंचाई है आपको पता ही नहीं कि आंदोलन होता है। आज आपको नहीं पता आंदोलन क्या होता है। आंदोलन हुआ, उसके बाद भी हुआ, कोई लीडर नहीं था, लेकिन दामनी गैंग रेप के टाइम में सारे सड़कों पे आ गए। श्रेय लेने की होड़ तो मची हुई है। अरे कोई श्रेय किसी ने नहीं लिया। वो सारे यूथ जो भी सड़कों पे आए थे गैंग रेप के टाइम हुआ क्या? वो आंदोलन था। घूरना गैर जमानती हो गया, पीछा करना गैर जमानती हो गया, एसिड अटैक के बाद उम्र कैद नहीं होगा, नाबालिग बच्ची के साथ इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक आंदोलन की हत्या कर दी। सुनीता गोधरा जी, आपके कुछ आदमियों की एम्बिशन ने एक आंदोलन की हत्या कर दी। ऐसा इसलिए हुआ कि सरकार जनता से डर गई, सरकार जनता से डर गई और इसलिए उसको लाना पड़ा। इसीलिए उसने सॉफ्ट कानून पास किया। जब लोग सड़कों पे आएंगे, जनता सरकार को मजबूर करेगी और कुछ कानून, कठोर कानून बनाने पड़ेंगे। कौन सा कठोर कानून बना है सुनीता जी? अब अखबार नहीं पढ़ती हैं। अरे आंदोलन आपका खत्म हो गया, उसके बाद आपने अखबार पढ़ना भी बंद कर दिया। अरे इतना ही नहीं, आज राज्यसभा में बिल नहीं पेश हो पाया। वो तो देखिए, वो सब तो चालाकियां हैं, वो सब तो पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, राज्यसभा में क्या हो रहा है, अगर हम उसको सोचने लगे तो वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जन लोकपाल का बिल कितनी बार प्रोमिसेस हो गई, चिट्ठियों पे चिट्ठियां चली गई, लेकिन अभी तक
नहीं आया ना, नहीं आया ना, क्योंकि धोखेबाजी तो चल रही है। जन लोकपाल कैसे? दीपक जी हम मुद्दे चलो भैया उसको सशक्त लोकपाल मान लो, सशक्त लोकपाल मान लो, आया ही कहाँ? वो तो एक ऐसी कल्पना है कि संसदीय चौरसिया जी सुपर स्ट्रक्चर सरकार बना दो। अरविंद पटेल जी क्लोजिंग कमेंट, एक लाइन, एक क्लोजिंग कमेंट। मुझे का कलंक जो है, मैं एक कमेंट आपको देना चाहता हूं। जो मयंक गांधी के मित्र यहां पर आपके यहां गुप्ता जी बैठे थे, मेरे पास एक नहीं 10 गवाह है जो ये साबित करेंगे कि मयंक गांधी करप्ट आदमी है। मयंक गांधी मेरी बाजू की चेयर पर आकर बैठे आपके चैनल पे, आप जहां बोले वहां पर, आप जहां बोले वहां पर, छोटे आदमी के पीछे पड़ जाओ, मैं साबित नहीं कर पाया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अगर मैं साबित नहीं कर पाया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। और मयंक गांधी को अगर मैंने करप्ट साबित कर दिया तो मयंक गांधी जो है वो मयंक गांधी को तो आप पार्टी में कांग्रेस वाला बोलेगा तो मुझे ये लगता है कि बड़े बड़े स्कैमर्स रह जाएंगे। और क्यों ये कांग्रेस महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद की पार्टी है। आप क्या सत्याग्रह के बारे में क्या मालूम है? अरे मैं मयंक गांधी की बात नहीं कर रही, बलिदान दिया है, आपका क्या बात करेंगी? आप क्या? चलिए अशोक प्रधान जी क्लोजिंग कमेंट आपसे। आप बोलिए मत, डालिए जिसको भी, जो भी करप्ट है उसको डालिए ना, तो उसमें अगर मयंक होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, सबको डालिए। और आजादी इस देश को आजादी कांग्रेस ने दिलाई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने आजादी दिलाई, आपने सारा देश दिलाया। ये बहस बहुत लंबी है, जब भी मैंने केजरीवाल पर बहस की है, बहस इसी तरह से अंत हुआ है। लेकिन सवाल ये है, कुर्बानी दी है। सवाल ये है कि एक दिन में देश में लोकपाल लाने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के अंदर ही कई महीनों में आंतरिक लोकपाल क्यों नहीं लेके आए? क्यों वो जजबाग खड़े हुए जिनको उन्होंने लोकपाल बनाने की घोषणा सार्वजनिक मंच पे की थी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब देश जानना चाह रहा है। सवाल यह है प्रशांत भूषण, अंजलि दमानिया और मयंक गांधी पर क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि नेताओं के लिए अरविंद केजरीवाल ये कहते थे आरोप लगे हैं नैतिकता पर, इस्तीफा दे दो। तो फिर इन 3 लोगों से इस्तीफा क्यों नहीं? अपने लिए दोहरे मापदंड क्यों? ये सवाल हम अरविंद केजरीवाल से पूछ रहे हैं। संजय सिंह कुर्सी खाली है, उन्हें बुलाया गया था, वो यहां आए, अपना पक्ष रखें, वो यहां पर नहीं आए। आम आदमी के हर पक्ष का हमें इंतजार होगा। फिलहाल हमारी इस बहस में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।